हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे अवश्य देख लेंगे। उसमें वर्ब टू बी पे बनाया हूं। वर्ब टू बी में एम इज आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में आता है। प्रेजेंट से फ्यूचर एक्शन का पता चलता है और पास्ट से अनरियल पास्ट का पता चलता है। आज जो मैं देने जा रहा हूं वर्ब टू हैव पर, जिसमें हैव, हैज और हैड, फिर विल हैव, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसमें तीनों रहेगा। हालांकि आप जानते होंगे कि इन्फिनिटिव ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एक हिस्सा है। नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जेरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल भी आता है। तो अभी हम वो टॉपिक नहीं देने जा रहे हैं। अभी हम जो डेली हम लोग जो यूज करते हैं जिस सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को अभी हम सीखने जा रहे हैं। और ये डेली काफी यूज में आता है, इसलिए हम पहले इस पर सेंटेंस बनाते हैं। फिर जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में जब हम, हालांकि इसका टॉपिक मैं पहले दे चुका हूं, फिर और भी हम देने जाएंगे तो उससे अच्छी तरह से हम समझाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग अब स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें, सेंटेंस बना करके इसे और अच्छी तरह से समझें। तो देखें, यहां इन्फिनिटिव टू के बाद जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। और इन्फिनिटिव यह एक वर्बल नाउन है, यह नाउन का कार्य करता है इस जगह। तो यहां देखें, ये पार्ट सेकंड है। हिंदी में इसको क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, हैव हैज प्रेजेंट में आ गया। फिर है हैड, ये पास्ट में आ गया। और ये है विल हैव, ये फ्यूचर में आ गया। इसके बाद आता है प्लस टू V1, ये प्लस देकर भी हम दे सकते हैं V1, जो यही इन्फिनिटिव कहलाता है। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड्स। अब देखिए यहां पे जो ये प्रेजेंट है हैव हैज, ये पास्ट में हैड है और ये विल हैव है। आपने जब टू बी जब मैं दिया था उसमें आप देखे होंगे कुछ उस स्ट्रक्चर के नीचे फ्यूचर एक्शन और अनरियल पास्ट लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर है, देखिए, कंपल्सन, कंपल्सन यानी बाध्यता। इसके बाद अर्जेंसी और नेसेसिटी। अनिवार्यता। तो बाध्यता और अनिवार्यता जहां पर आता है उस जगह हम ये हैव, हैज, हैड और विल हैव का यूज करते हैं। ध्यान देंगे, दोनों की सेंस में यही डिफरेंट है। वो टू बी फ्यूचर एक्शन के लिए आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में अनरियल पास्ट के लिए आता है। लेकिन यहां जब टू हैव का हैव, हैज, हैड और विल हैव जब आता है तो यहां पर एक बाध्यता, यानी वो कार्य करना ही करना है, उसके बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए उस कार्य को हमें करना ही है। यहां देखें, अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। जैसे I have
टू गेट अप at 6 o'clock. अब यहां देखें, आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock. अब इसका हिंदी क्या निकलेगा? तो मुझे 6 बजे उठना है। गेट अप मतलब उठना, जो सोए हुए होते हैं, तो मुझे 6 बजे उठना है। यानी इसमें एक नेसेसिटी कहें, कंपल्सन कहें कि ये इतने बजे हमें उठना है। ना हमें 5 बजे उठना है, ना हमें 7 बजे उठना है, हमें 6 बजे उठना है। इसको हम इस तरह से भी हम हिंदी में दे सकते हैं, मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। अब इसमें देखें दो तरह का, एक तो ये है मुझे 6 बजे उठना है और मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे यहां पर एक सेंटेंस हम देते हैं, आई एम टू गेट अप एट 6 o'clock. तो देखिए, आई एम टू गेट अप एट 6 o'clock, इसका मतलब क्या हुआ? मुझको 6 बजे उठना है। अब ये देखिए, मुझे 6 बजे उठना है और मुझको 6 बजे उठना है या मुझे 6 बजे उठना है, दोनों का हिंदी जो सेंस है एक ही लग रहा है, लिखावट एक ही लग रहा है, लेकिन सेंस में डिफरेंट है। जब हम हैव टू का यूज करेंगे तो इससे एक कंपल्सन का फीलिंग होता है, जो हमें 6 बजे उठना है, यानी ना उससे पहले ना उससे बाद में हमें कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम बनाया है तो हमें इतने बजे जगना है, तभी हम वो कार्य हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि मुझे इतने बजे जगना ही जगना है। लेकिन यहां पर आई एम टू गेट अप एट 6 o'clock, मुझे 6 बजे उठना है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो हम 6 बजे, इससे पहले भी हम जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। अगर हम टाइम से नहीं जगे तो मेरा कोई ऐसा काम जो है इसके बिना नहीं रुकेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका टू बी वाले वर्ब का हम यूज करेंगे, और जहां पर कंपल्सन हो, अर्जेंसी हो, नेसेसिटी हो, वहां पर हम हैव टू, हैव, हैज या हैड या विल हैव इसका यूज करेंगे। तो मैं समझता हूं ये समझ गए होंगे आप। अब हम लोग सेंटेंस बना करके इसे समझते रहेंगे, हर तरह की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का। तो देखें, अब यहां देखें, ये तो टू बी का था। अब जैसे देखें, ही हैज टू wash his cloth. अब he has to wash his cloth, अब यहां पर हम इसे दो तरह से इसका हिंदी दे सकते हैं। जैसे उसे अपना कपड़ा धोना है। एक तो ये उसे अपना कपड़ा धोना है, यानी उसे अपना कपड़ा धोना है और कोई काम नहीं करना है।
उसे कपड़ा धोना है। तो इससे एक बाध्यता का पता चलता है कि जो हमें और कोई कार्य नहीं, मुझे कपड़ा धोने वाला काम करना है, तो इसलिए उसे अपना कपड़ा धोना है। और इसी को हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, उसे अपना कपड़ा धोना पड़ता है। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से she had to cook food। अब यहां देखें, she had to cook food, उसे खाना बनाना है या पकाना है। उसे खाना बनाना है यानी उसे कोई और कार्य नहीं करना है, उसे सिर्फ कार्य है खाना बनाने का। तो इससे जोर पड़ता है, इंफेक्टिव का कार्य करता है ये, इसलिए इसे हम कंपल्सन या अर्जेंसी या नेसेसिटी में हम इससे फीलिंग होता है इस तरह के कि जो वो काम करना है। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे खाना बनाना पड़ा था, ये पास्ट है। उसे खाना बनाना पड़ा था, ये पास्ट में चला गया, हैड है। तो इससे पता चलता है कि उसे खाना बनाना पड़ा था, उसे और कोई काम नहीं, सिर्फ खाना बनाना पड़ा था। इसी तरह से जैसे हम एक फ्यूचर में लेते हैं, दे विल हैव टू कम हियर। अब ये फ्यूचर में चला गया, दे विल हैव टू कम हियर, तो क्या होगा, उन लोगों को यहां आना पड़ेगा। उन लोगों को यहां आना पड़ेगा यानी क्या फीलिंग होता है इससे कि उस पर एक जोर डाला गया है जो उससे यहां आना पड़ेगा एनी हाउ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। कुछ और भी हम सेंटेंस लेते हैं तीनों का, इसे नोट करना है, नोट कर ले। अब यहां देखें, वी हैव टू ओबे, we have to obey our parents। we have to obey our parents। obey का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। तो क्या है, हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। अब यहां देखिए, हम लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ता है या पालन करना है। यहां पर हम डायरेक्ट है भी दे सकते हैं, करना है। यहां देखें,
पढ़ता है, करना है, दोनों का सेंस एक ही है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से द चिल्ड्रेन had to complete their homework. तो the children had to complete their homework, यानी बच्चों को अपना, जहां भी देर आएगा, अगर सेंटेंस यहां पर प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो इसके लिए यहां पर जब देर आएगा तो उसका हिंदी अपना हो जाता है। तो बच्चों को अपना गृह कार्य करना पड़ा था, बच्चों को अपना गृह कार्य करना पड़ा था, यानी इस पर जोर दिया गया है, उसका करना पड़ा था। इसी तरह से हर मदर will have to cook food। तो हर मदर विल हैव टू कुक फूड, यानी उसकी मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा। इसी तरह से हिज फादर हैज टू गो टू ऑफिस on Sunday। His father has to go to office on Sunday। तो क्या हुआ, उसके पिताजी को रविवार को ऑफिस जाना पड़ता है या जाना है, यानी उसके पिताजी को संडे को यानी रविवार को दफ्तर जाना पड़ता है या जाना है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस तरह की सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं वो यूज करते हैं, और इससे पता चलेगा कि वाकई में जो इंग्लिश में हम बात करेंगे तो कैसे हम बात करेंगे इस तरह की हिंदी सेंटेंस को। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इस तरह की सेंटेंस लेते हैं। ये भी जितने भी सेंटेंस दिए थे सभी एफर्मेटिव था, क्योंकि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसमें नॉट नहीं लगाता है तो वो असर्टिव में एफर्मेटिव होता है। अब यहां हम
दे रहे हैं, जैसे यू हैव टू रीड इंग्लिश, यू हैव टू रीड इंग्लिश। अब इसका हिंदी देने की जरूरत नहीं है, आप इससे समझ गए होंगे, यू हैव टू रीड इंग्लिश। चलो मैं दे ही देता हूं, तुम्हें यहां चलो अंग्रेजी पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है या पढ़ना पढ़ता है। इसी को जब हम नेगेटिव में हम बनाएंगे तो नेगेटिव में और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वी हैव नॉट टू कम टू स्कूल डेली। तो हम लोगों को रोज स्कूल नहीं आना पड़ता है, नहीं आना है या पड़ता है। इसी तरह से हैड सी टू had she to send me a message, क्वेश्चन मार्क। तो क्या उसे मुझे मैसेज भेजना पड़ा था, क्या उसे मुझको या मुझको संदेश भेजना पड़ा था, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हैड है तो पड़ा था। इसी तरह से विल दे नॉट, निगेटिव बनाना है तो पहले नॉट आएगा फिर आएगा हैव, तो विल दे नॉट हैव। देखें सेंटेंस में कौन सी वर्ड को कहां पर हम रखते हैं ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप सीख गए कि कौन सी वर्ड को सेंटेंस में हम कहां पर रखें, किसके पहले रखें और कौन सा वर्ड को किसके बाद रखें, ये समझ गए तो आपका इंग्लिश समझने की अच्छी तरह से समझ में आएगा और बोल भी पाएंगे। तो विल दे नॉट हैव टू टॉक with me, क्वेश्चन मार्क। Will they not have to talk with me? क्या वे लोग मेरे साथ बातचीत, क्या उन लोगों को मेरे साथ बातचीत नहीं करना पड़ेगा? फिर से, क्या दे मतलब उन लोगों को, यहां पर हम उन लोगों को, पर्सन से रिलेटेड है, उन लोगों को, क्या उन लोगों को मुझसे बात, अब निगेटिव है तो नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर में है तो पड़ेगा,
क्वेश्चन मार्क। तो ये इसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी आ गए हैं। इसे अच्छी तरह से आप समझ लिए होंगे। तो ये दूसरा पार्ट भी, इन्फिनेटिव का दूसरा पार्ट भी फिनिश हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट देना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग रेगुलर पर डे इस तरह की सेंटेंस को हम यूज करते हैं। अब हम जो अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अब ग्रामर से रिलेटेड होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, सभी को अच्छी तरह से समझा करके और सेंटेंस के थ्रू हम समझाने की प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आए और कौन सी वर्ड को सेंटेंस में हमें कहां पर रखना है ये हम समझाएंगे। जो नाउन का कहां कहां प्लेस होता है सेंटेंस में, फिर प्रोनाउन का कहां कहां प्लेस होता है सेंटेंस में, इस तरह एडजेक्टिव का सेंटेंस में कहां प्लेस होता है, वर्ब का कहां होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या क्या सेंस निकलता है, A to Z सारा कुछ मैं सिखाऊंगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं एक पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।